आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ातिन व हज़रात, जीके वैली में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज हम बात करेंगे 18 अमेंडमेंट के बारे में, यानी 18वीं तरमीम के बारे में। 18वीं तरमीम क्या है और इसका बुनियादी मकसद क्या था इसको पेश करने का। और हम अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं जी। 18वीं जो तरमीम है यानी 18 अमेंडमेंट है, ये 17 अमेंडमेंट के बाद जो अगली जो अमेंडमेंट हुई थी वो 18 अमेंडमेंट थी। तो 17 अमेंडमेंट जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने की थी। तो 18 अमेंडमेंट में सबसे पहले मैं बात करूंगा वो है सदारती इख्तियार जो असम्बली को डिज़ोल्व करने का था, उसके बारे में बात करूँ। 90 की दहाई में आपको याद होगा कि बेनज़ीर के बाद नवाज शरीफ की हुकूमत, नवाज शरीफ के बाद बेनज़ीर की हुकूमत तेज़ी के साथ चेंज हुई और किसी भी असम्बली ने अपनी मुद्दत पूरी नहीं की। उसकी जो सबसे बड़ी वजह ये थी कि जो प्रेसिडेंट था उसके पास इख्तियार था कि वो असम्बली को किसी वक्त भी डिज़ोल्व कर सकता है। तो इस सदारती इख्तियार की वजह से बहुत ज़्यादा इसका नेगेटिव यूज़ हुआ और सदर जो प्रेसिडेंट थे उस वक्त के, तो उन्होंने बड़ी तेज़ी के साथ ये जो असम्बली को डिज़ोल्व किया और कोई भी 90 की दहाई में कोई भी असम्बली अपनी मुद्दत पूरी नहीं कर सकी। तो इसको जो सबसे बड़ी जो रुकावट थी पार्लियामानी निज़ाम में ये थी कि प्रेसिडेंट पावर टू डिज़ोल्व द असम्बली ऑन हिज ओन अंडर आर्टिकल 58(2)(b। ये जो आर्टिकल था 58(2)(b हैज़ बीन विथड्रॉन। इस आर्टिकल को ख़त्म कर दिया गया कि ये जो सदर के पास असम्बली डिज़ोल्व करने का इख्तियार था वो अब ख़त्म कर दिया गया। अब कोई भी आइंदा फ्यूचर में कोई सदर असम्बली को डिज़ोल्व नहीं कर सकेगा। तो तकरीबन ये 100 से ज़्यादा ये अमेंडमेंट थी। तो ये जो आपको मैं ये बताता चलूँ कि ये अप्रैल 2010 में 18 अमेंडमेंट पास हुई थी। कभी भी MCQs में आपसे पूछा जा सकता है कि ये जो 18 अमेंडमेंट थी वो कब पेश की गई, तो आप कह सकते हैं कि अप्रैल 2010 में इसको पेश किया गया और उस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी। तो जो दूसरा इसका जो मेन जो इसका जो फीचर है, मैं अभी मेन की जो इसकी करैक्टरिस्टिक्स हैं उसके बारे में बात करूंगा। तो दूसरी ये थी कि जो NWFP जो ये जो सुबह सरहद का जो नाम था 1902 में, यानी 1902 ईस्वी से अंग्रेज़ों ने इसको NWFP का नाम दिया था, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस। तो इसको चेंज कर दिया गया और इसकी जगह पर इसका नाम खैबर पख्तूनख्वा रखा गया। दोबारा बताता चलूँ कि NWFP का नाम चेंज करके खैबर पख्तूनख्वा रखा गया। इसके बारे में भी हज़ारा जो लोग थे, हज़ारा कम्युनिटी के जो लोग थे, जो हज़ारा डिवीज़न के जो लोग थे, उनके काफ़ी ज़्यादा इसकी मतलब रिजर्वेशन थी, क्योंकि वो उनका मौक़िफ़ ये था कि खैबर पख्तूनख्वा में सिर्फ पख्तून नहीं रहते बल्कि हिंदको वगैरह ये लोग भी काफ़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद हैं। तो इसलिए सिर्फ NWFP को तो एक खैबर पख्तूनख्वा यानी ये पख्तूनख्वा का जो सूबा पख्तूनों का सूबा बनाना ये गलत बात है। तो लेकिन इसके बावजूद ये इसको इसका नाम चेंज कर दिया। तीसरी जो मेन इसकी जो हाईलाइट है वो ये है, एक प्रॉपर सिस्टम टू अपॉइंट मेंबर्स ऑफ द सुपीरियर जुडिशरी विल बी प्रपोज्ड। पहले ये होता था कि जो सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस की तैनाती होती थी वो सियासी होती थी, लेकिन इस तरमीम के ज़रिए इसको गैर सियासी कर दिया गया। अब ये कोई भी हुकूमत को अपॉइंट नहीं करेगी सुप्रीम कोर्ट के जजों को, बल्कि ये एक प्रॉपर तरीके से यानी एक जो जजों का एक कमीशन तश्कील दिया जाएगा। वो कमीशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट के जो जज साहिबान हैं उनकी तैनाती का फ़ैसला करेगा। जो चौथी में जो सबसे इम्पोर्टेंट मैं जो बात करने वाला हूँ, जिसकी आज भी तहरीक इंसाफ वो मुखालफत कर रही है और कह रही है कि जो 18 अमेंडमेंट को रिव्यू किया जाए, वो ये थी कि इस तरमीम के ज़रिए कि जो ज़्यादातर जो इख्तियारात हैं वो सूबों को दे दिए गए, यानी सूबों को इंटरनी तौर के ऊपर बिल्कुल आज़ाद कर दिया गया। और जो वफाक के पास जितना भी रेवेन्यू टैक्स जो चारों सूबों से इकट्ठा होता था उससे तकरीबन उसका 83% वो सूबों को मुंतकिल कर दिया गया और 17% वो जो वफाक के पास उसका जो रेवेन्यू वो रखा गया। अब 17% जो आमदन है वो वफाक के पास होने से वफाक के पास
जो वसाइल की वो जो बहुत ज़्यादा कमी होगी और ज़्यादातर जो इख्तियारात वो सूबों के पास चले गए। जैसे टैक्स का जो जितना भी ये जो महकमा था तो और रेवेन्यू वगैरह का, ये सारे जो इख्तियारात वो सूबों के पास चले गए। वो उस वक्त ये सोचती शायद जो सूबे हैं वो टैक्स कलेक्शन के हवाले से बेहतर इक़दाम कर सकें और टैक्स जो रेवेन्यू में वो ज़्यादा वो ज़्यादा जनरेट कर सकें, लेकिन बाद में ऐसा नहीं हुआ। और इससे ये हुआ कि जो वफाक के पास है वसाइल की कमी होगी। अब जो वज़ीर आज़म जो सिर्फ इस्लामाबाद का वज़ीर आज़म बन के रह गया और पूरे मुल्क का समझो एक तरह का वो ख़त्म हो गया, क्योंकि जो सूबे वो इंटरनी तौर पे ऊपर वो खुद मुख्तियार हो गए। अब जबकि अभी इमरान खान साहब की हुकूमत है तो इनकी जो सबसे बड़ी जो रिजर्वेशन है इसके बारे में वो यही है कि क्योंकि पैसे तो सूबों के पास ज़्यादा है और वफाक तो एक बड़ा नाम एक चीज़ रह गई है, और जो जितने बैरूनी कर्जे हैं उनको अदा करने के लिए वफाक के पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो मुल्क को ठीक तरीके से रन कर सके। अभी कोरोना वायरस के हवाले से भी ये था कि वफाक के पास अगर हेल्थ का जो निज़ाम होता और जो वफाक के पास ये जो बजट है, ये जो परसेंटेज जो रेशो है जो वो ज़्यादा होती पैसों की, तो वफाक शायद बेहतर इक़दाम कर सकता। लेकिन इस अमेंडमेंट की वजह से वफाक एक किस्म का आप कह सकते हैं वो सिर्फ इस्लामाबाद तक महदूद रह गया है। इसकी जो अमेंडमेंट वो थी ये थी, चीफ इलेक्शन कमीशन टू बी अपॉइंटेड इन कंसल्टेशन विद द लीडर ऑफ द अपोजिशन। जो अब चीफ ऑफ इलेक्शन कमीशन का जो इंतखाब था वो अब सिर्फ हुकूमत नहीं करेगी बल्कि जो लीडर ऑफ द अपोजिशन है, फॉर एग्जाम्पल अभी हम पहले शहबाज शरीफ थे, अब उन्होंने अपनी जगह किसी और को अपॉइंट किया है, ये और जो मौजूदा हुकूमत है ये मिलकर चीफ ऑफ इलेक्शन कमीशन का तो चीफ इलेक्शन कमीशन का वो इंतखाब वो करेंगी दोनों मिलकर। यानी अब ये नहीं है कि ये नहीं कहा जा सकता कि वफाक ने वो जो चीफ इलेक्शन कमीशन था वो वफाक का नुमाइंदा था वो उनके साथ मिला हुआ था। अब दोनों की रजामंदी को शामिल किया गया ताकि इसके बारे में जो धांधली वगैरह के जो इल्ज़ामात से थोड़ा सा वो इस्नाब किया जा सके। और इससे जो अगली जो छठी इसकी मैं जो मेन जो एक और जो हाईलाइट है वो आपके सामने पेश करूँगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट टू बी रिवाइव्ड, कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट को दोबारा से उसका असर नो उसको दोबारा ज़िंदा किया गया, आप ये कह सकते हैं। तो ये कुछ थी इसकी जो मेन हाईलाइट थी। तो अंडर द 18 अमेंडमेंट द काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट has assumed for itself a higher profile role and authority to resolve federation, province and inter-province issue that will offer a proper platform to remove the hurdles which the military rule and weak civilian government fail to take care of. Now the military will not be able to sustain कन्फ्लिक्ट्स एंड डिस्प्यूट्स फॉर देयर ओन बेनिफिट। देखो जब ये सूबों के पास ज़्यादा इख्तियारात चले गए, अब जो डिक्टेटरशिप का जो रास्ता है वो मुश्किल हो गया, क्योंकि जो वफाक के पास इतने इख्तियारात ही नहीं है, वो बहुत कमज़ोर है। तो इसलिए अगर कोई डिक्टेटर आता भी है तो उसके लिए सर्वाइव करना क्या हो जाएगा, वो मुश्किल हो जाएगा। तो ये दो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के बारे में जो भी मैंने आपको ये बताया है, मैं उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो उसे लाइक करना और आगे शेयर करना मत भूलें। आगे हम बात करेंगे 19 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की, और आपने क्या करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और मेरी हौसला अफजाई करना। वमा इल्लल बलागुल मुबीन।